कहानी बिरजू कुम्हार की है जो मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता है। बिरजू की बेटी राधा, जिसने बचपन में अपने हाथों से मिट्टी का एक ताजमहल बनाया था, अपने बाबूजी से मजाक में हमेशा कहती थी कि वो दहेज में आपसे ताजमहल लेगी। बिरजू भी अपनी बेटी का दिल रखने के लिए हाँ कह देता था। राधा का रिश्ता मोहन के साथ तय हो गया है। मोहन पड़ोस के गांव में रहता है। राधा की माँ बिरजू से बार बार कहती हैं कि वो लड़के वालों से मिलकर राधा की शादी की तारीख पक्की कर लें। आपसे कितनी बार कहा है कि लड़के वालों के घर जाकर शादी की तारीख ले आएं। राधा की माँ, मैं 2 बार लड़के वालों के घर होकर आया हूँ, लेकिन मोहन के पिता शादी के लिए कुछ बात ही नहीं करते। तो फिर आप मोहन से बात कीजिए ना। मैंने मोहन से भी बात की है, लेकिन वो भी अपने घर वालों पर निर्भर है। फिर राधा और मोहन की शादी कैसे होगी? तुम चिंता ना करो, आज हम मोहन के पिता से मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवा ही लेंगे। बिरजू मोहन के घर आकर उसके पिता से शादी की बात करता है। मोहन का पिता पहले तो बहाना करके शादी टालना चाहता है। बिरजू के जोर देने पर मोहन का पिता दहेज की लंबी चौड़ी मांग के साथ शादी का मुहूर्त निकालने के लिए तैयार हो जाता है। बिरजू भैया, लड़की को खाली हाथ विदा कर दोगे क्या? भाई साहब, हम अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे और दहेज भी औकात से ज्यादा देंगे। तुम्हारी औकात कितनी है यही तो हम जानना चाहते हैं। मेरा बेटा शहर में नौकरी कर रहा है। अब बताओ, ऐसे में हम तुम्हारे जैसे कंगाल कुम्हार की बेटी कैसे ब्याह लाएं? राधा और मोहन का रिश्ता पक्का करते समय आपने दहेज की बात तो नहीं की थी? सही बात सही समय पर की जाती है बिरजू। मुझे दहेज में 50 तोला सोना, 1 कार और 25 लाख नगद चाहिए। अगर तुम मेरी ये छोटी सी डिमांड पूरी कर सकते हो तो जब चाहे शादी का मुहूर्त निकलवा लो। हम बेटे की बारात लेकर आ जाएंगे, नहीं तो इस रिश्ते को यहीं खत्म समझो। राधा और मोहन का रिश्ता टूट जाता है। बिरजू रोते हुए अपमानित होकर मोहन के घर से बाहर आता है। उसकी बरसती हुई आंखों को देखकर मौसम भी बरसने लगता है। बिरजू तेज बारिश में कहीं छुपकर बारिश रुकने का इंतजार करता है। तभी उसकी नजर किसी मांगने वाले बूढ़े फकीर पर पड़ती है जो लोगों से पैसे मांग रहा है। बाबा, इतनी बारिश में तुम घर से बाहर कहाँ निकल आए हो? बेटा, मुझ फकीर का कोई घर ही नहीं, बस ऐसे ही किसी के दिए हुए टुकड़े खाकर और दूसरों की दीवार से टिककर सो जाता हूँ। तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है? रमता जोगी बहता पानी, बस यही है मेरे जीवन की कहानी। मुझे एक वक्त का खाना खिलाओगे? हाँ हाँ बाबा, खाना भी खिलाऊंगा और रहने का ठिकाना भी दूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। बिरजू बारिश रुकने के बाद फकीर को लेकर अपने घर जाता है। बिरजू फकीर को पेट भर खाना खिलाकर घर में रहने की जगह देता है। अगले दिन फकीर अपनी असली पहचान बताकर बिरजू और उसके घर वालों को चौंका देता है। मैं कोई फकीर नहीं, एक सिद्ध जादूगर हूँ। तुमने खुद गरीबी और परेशानी में रहकर भी मेरी मदद की। तुम्हारी ये भावना मुझे अच्छी लगी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? हाँ बताओ, तुम हमसे क्या चाहते हो? बाबा, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। बताओ, तुम अपनी बेटी को दहेज में क्या देना चाहते हो? बाबा, मैं तो अपनी बेटी को ताजमहल देना चाहता हूँ, पर मेरे चाहने से क्या होता है? राधा बेटी, तुम भी ताजमहल चाहती हो? बाबा, आप हम गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। फकीर बाबा राधा की बात पर हंसते हैं। बिरजू फकीर की बात पर ध्यान न देकर उसकी सेवा करता है। अगले दिन सुबह चमत्कार हो जाता है। बिरजू के घर की जमीन पर एक ताजमहल दिखाई देता है। ताजमहल देखकर बिरजू, उसकी पत्नी और राधा हैरान हो जाते हैं। बाबूजी, ये ताजमहल कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे?
हाँ राधा बेटी, हमारे लिए ये ताजमहल किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन ये ताजमहल हमारी जमीन पर बना कैसे, वो भी एक रात में? ये सब उन फकीर बाबा का चमत्कार लगता है। हाँ बाबूजी, ये उन्हीं का चमत्कार है। चलो हम उनके पास चलते हैं। बिरजू अपनी पत्नी और राधा के साथ तुरंत उस कमरे में जाता है जहाँ फकीर बाबा रुके हैं। तीनों कमरे में आकर देखते हैं, वहाँ फकीर बाबा नहीं है। कमरे में एक चमत्कारी घड़ा रखा है जिससे आवाज आती है। बिरजू, तुम जिन फकीर बाबा को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी किस्मत बदलकर जा चुके हैं। तुम कौन हो? मैं चमत्कारी घड़ा हूँ जिसे फकीर बाबा तुम लोगों के लिए छोड़ कर गए हैं। आज से तुम्हें जब भी जितने भी रुपयों की जरूरत हो उसे एक पर्ची में लिखकर घड़े में डाल देना और अपनी जरूरत के रुपए ले जाना। बिरजू फकीर बाबा को धन्यवाद कहता है। बिरजू के घर ताजमहल देखने वालों की भीड़ के साथ रिश्तेदारों की भीड़ भी लगने लगती है। अब हर कोई बिरजू की बेटी राधा से शादी करना चाहता है। काश मेरी शादी राधा से हो जाती तो मुझे भी ताजमहल में रहने का सुख मिल जाता। मुझे तो ताजमहल भी नहीं चाहिए, बस राधा चाहिए। भगवान मेरी भी किस्मत बदल जाए। किस्मत यहाँ बैठकर नहीं बदलेगी ना, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मेरा मतलब राधा के पास शादी का रिश्ता भेजना पड़ेगा। बिरजू सभी रिश्तों की जांच परख करके एक गरीब लेकिन पढ़ा लिखा लड़का राधा के लिए पसंद करता है और धूमधाम से राधा की शादी करके ताजमहल दहेज में दे देता है। फकीर बाबा का बनाया हुआ चमत्कारी ताजमहल उड़कर एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है। राधा अपने पति के साथ चमत्कारी ताजमहल में बैठकर मायके से विदा होती है। बिरजू राधा को दहेज में ताजमहल देकर खुश होता है। राधा का सपना भी पूरा हुआ। वो अपने पति के साथ ताजमहल में रहकर खुशहाल जिंदगी जीती है। अपनी बेटी राधा को खुश देखकर बिरजू भी खुश होता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में देवीराम नाम का एक लकड़ी का कलाकार रहता था। उसकी एक बेटी थी, राधा। बाबा, आप ये इतने अच्छे लकड़ी के जहाज, घर कैसे बनाते हो? ये तो हमारी कला है राधा। मेरे बाबा, उनके बाबा और उनके भी बाबा सब यही करते थे। तो आप मुझे भी ये कला सिखा दो ना। हाँ हाँ, तू, तेरे बच्चे और उनके भी बच्चे यही काम करना। जब राधा बड़ी हुई तो राधा के बाबा ने उसे भी ये कला सिखाने की कोशिश की। तुझे ये सीखने के लिए समय लगेगा राधा, पर अब तेरे लिए तेरी पढ़ाई जरूरी है। तू शहर जा और अच्छे से पढ़ाई कर। पूरी जिंदगी पड़ी है ये कला सीखने के लिए तो। ठीक है बाबा। राधा के बाबा ने राधा को शहर पढ़ने भेज दिया। यहाँ गांव में धीरे धीरे लकड़ी के कलाकारों का काम कम हो गया। अब तो लगता है धीरे धीरे ये कला बंद करनी पड़ेगी। हमारे पूर्वज सदियों से यही कला चलाते आए हैं, पर हम शायद आखिरी पीढ़ी होंगी। हाँ, अब तो ग्राहक भी बहुत कम हैं। किसी को हमारे कला की जरूरत नहीं है। लगता है अब हम कलाकारों पे भूखों मरने की नौबत आएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे। हमारी कला को वापस गौरव मिलेगा। पर ऐसा होगा कब? बहुत जल्द। मुझे आशा है जल्द ही हम सब की कला को कदरदान मिलेंगे। यहाँ दिन प्रतिदिन गांव में लकड़ी के कलाकार अपना काम बंद कर रहे थे। बूढ़े बुजुर्ग परेशान थे। 6 महीनों बाद राधा छुट्टियों पर वापस घर लौटी। बाबा, मैं 1 महीने की छुट्टी पर आई हूँ। इस बार तो मैं आपकी कला सीख कर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, सीख लेना। अगले दिन जब देवीराम एक लकड़ी का जहाज बना रहा था तब राधा उसके पास आई। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर महल है। हाँ है तो, पर 6 महीने से इसके कोई कदरदान नहीं। अब लगता है गांव वाले सही बोल रहे थे। धीरे धीरे सभी लकड़ी के कलाकार लुप्त होते जाएंगे। और ऐसा क्यों बाबा? पहले हमारे समुदाय को सम्मान मिलता था। लोग दूर दूर से लकड़ी की कला खरीदने आते थे, पर आजकल की मॉडर्न दुनिया में हमारी कला की कोई जगह नहीं है। शायद हमारे बाद
ये कला गायब हो जाएगी राधा। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी कला को मॉडर्न दुनिया में जगह जरूर मिलेगी, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। उस दिन से राधा सोचने लगी कि वो कैसे लकड़ी के कलाकारों को उनका सम्मान लौटाएगी। कई दिन बीत गए, राधा को अब तक कोई समाधान नहीं मिला था। वो काफी परेशान थी। इसी बीच उसने अपने बाबा की लकड़ी के महल की फोटो अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज दी। सभी लोग उस महल की तारीफ करने लगे। राधा के दोस्त उसे कॉल करने लगे। अरे वाह राधा, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट! तुम्हें अच्छा लगा ना? मेरे पापा ने बनाया है, अमेजिंग! इन सब की तारीफ से राधा को आइडिया आया। वो अपने बाबा के पास गई। बाबा, क्या मैं ये लकड़ी का महल अपने साथ शहर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, पर तुम इसका करोगी क्या? जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। अब जब राधा शहर लौटी तो वो अपने साथ लकड़ी का महल ले आई। उसके सारे दोस्तों ने वो महल देखा। क्या कलाकारी है दोस्तों? हाँ तो, पर ये सारे कलाकार मरे जा रहे हैं। लगता नहीं अगली जनरेशन तक इनमें से कोई भी बचेगा। हम समझे नहीं राधा। राधा ने अपने दोस्तों को लकड़ी के कारीगरों की खस्ता हालत के बारे में बताया। अब कोई इस कला को नहीं खरीदता। मुझे तो डर है कि कहीं ये कला गुम न हो जाए। हम इस कला को गुम होने नहीं देंगे। हाँ, हम इस कला की पब्लिसिटी करेंगे। पर कैसे? मेरे कुछ फ्रेंड्स जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे पब्लिसिटी करवा सकते हैं। आई हैव अ बेटर ऑप्शन। हम एक एग्जीबिशन रखेंगे जहाँ शहर के कई लोग लकड़ी की कला देखने आएंगे और इसे खरीदेंगे भी। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सारे दोस्तों को एग्जीबिशन का आइडिया पसंद आया। 1 महीने बाद शहर में लकड़ी की कला का एग्जीबिशन लगा। इस एग्जीबिशन में काफी लोग आए। लकड़ी के कलाकारों की कई चीजें बिकी। मैं नहीं कहता था कि एक दिन इस नई दुनिया में हमें भी सम्मान मिलेगा। हाँ, तभी 2 लड़कियां कलाकारों के पास आईं। अंकल, क्या ये क्राफ्ट आपने बनाया? हाँ हाँ बिल्कुल। वाओ, बहुत अच्छा है। अंकल, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने ऐसी कला कभी नहीं देखी है। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस जर्नलिस्ट लड़की ने एक एक करके सभी कलाकारों का इंटरव्यू लिया। लकड़ी के कलाकारों का इंटरव्यू टीवी पर आया और वो सभी रातों रात फेमस हो गए। सभी लकड़ी के कलाकारों को फिर से ऑर्डर्स आने लगे। राधा के बाबा का फोन भी लगातार बज रहा था। भाई, मैं अगले महीने ही आपको लकड़ी का महल दे सकता हूँ। बाबा, अब तो आप मुझे ये कला सिखा ही दो। देखो कितनी डिमांड है। ये सब तेरी वजह से हुआ राधा। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। और मुझे गर्व है कि आप मेरे पापा हैं, जो इतने शानदार लकड़ी के कलाकार हैं। देवीराम ने राधा का माथा चूमा और उसे ढेर सारी दुआएं दी। और राधा की कोशिश की वजह से लकड़ी के कलाकारों को अपनी कला के असली कदरदान मिल गए। लकड़ी के कलाकारों ने राधा और उसके दोस्तों को खूब दुआएं दी।